प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वर्णों के संबंध में। वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं और कैसे उनका उच्चारण स्थान होता है, इन सब के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में ये तो इसके विषय में पूछा ही जाता है और इसके बिना शुद्ध भाषा को पढ़ना, बोलना, और जब बोल नहीं पाएंगे तो लिख कहाँ से पाएंगे। इससे बेहतर है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो भैया इससे पढ़ने से पहले भैया एक बात बहुत ज़रूरी वो है, ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं संस्कृत ध्वनि समूह से। तो देखें इसमें जो मूल स्वर हैं कौन से हैं? आ। देखो यहीं पे हम पहले एक बार बता दें, हम लोग जो बोलते हैं तो कहते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। ये जो बोलने की परंपरा है ये उचित नहीं है। इसी को जब हम इस प्रकार से आगे बोलते हैं तो हम लोगों को उच्चारण करने में यानी कि उसको समझने में बड़ा दिक्कत होती। तो इसके विषय में फिलहाल हम आगे अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे, जहां हम आपको स्वर के प्रकार बताएंगे, है स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के विषय में चर्चा करेंगे, वहीं पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर थोड़ा हम बता देते हैं। आ यानी पहले हम कुछ अल्प मात्रा में बोलेंगे, फिर दीर्घ मात्रा में देर तक बोलेंगे, तीव्र यानी बोलेंगे। उसी प्रकार से आगे ई है, ई है, ऊ है, ओ है, री, री, ए और ऊ। और इसके बाद देखो नीचे लिखा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जैसे आय है, औ है। तो वो भी किन किन वर्णों से मिल करके बनते हैं वो भी देखो लिखा हुआ है। आ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बनता है। आ और ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ मिलता है, बनता है। देखिएगा इसके बाद देखो व्यंजन लिखा हुआ है। देखो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, और उसी के आगे देखो लिखा है ये किस स्थान से बोले जाते हैं। इसकी चर्चा खैर हम विधिवत एक एक करके करेंगे। ये ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं तो इसमें काम चलेगा, नहीं, एक एक वर्ण को अच्छी प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। फिर देखो आगे लिखे हुए अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, अघोषी संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, और घोष ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं। और उसके आगे देखिए घोष ऊष्म कौन से वर्ण हैं, अघोष ऊष्म वर्ण कौन से, और शुद्ध अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, ये सब चर्चा हम आगे करने वाले हैं बहुत अच्छे प्रकार से। यहाँ पे आपको केवल जानकारी की वजह से आपको केवल दिखा दिया है। इसके बाद हम आगे हिंदी के विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा हिंदी में कौन कौन से हैं, लगभग मिलता जुलता ही रूप है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, बस एक ही है। कुछ लोग हैं भ्रम में पड़ जाते हैं ये संस्कृत है ये हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। हिंदी ध्वनि समूह में देखिए स्वर क्या है, और यहीं पे चलो चर्चा कर लेते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। देखो जो स्वर होते हैं वो बिना किसी की सहायता से, ये जो स्वतंत्र बोले जाएं वो क्या है? स्वर हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और देखो उसमें समझ लें जैसे मूल स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। देखो भैया मूल स्वर जो है, जो मुख्य स्वर कौन से, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये आपके मूल स्वर हैं। और उसके बाद देखो भैया संयुक्त स्वर कौन से। देखो इससे पहले आप देख चुके हैं, आ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बनता है। आ और ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ बनता है। देखिए उसके बाद देखो व्यंजन लिखा हुआ है, ये व्यंजन किसे कहते हैं? तो भैया समझ लो व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी अच्छी प्रकार से समझो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर रहित व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है किंतु उनका उच्चारण संभव नहीं है। और देखो व्यंजन जो होते हैं वो उनके जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। देखो भैया स्पर्श व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और तथा ऊष्म व्यंजन होते हैं। और देखो लिखे हुए हैं, उसके बाद आगे लिखे हुए हैं स्पर्श व्यंजन कौन से। देखें
का, खा, गा, घा, यहाँ से लेकर के कहाँ तक देखो दिया हुआ है, घा तक दिया हुआ है। उसके बाद देखो भैया संघर्षी लिखे हो व्यंजन लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद देखो स्पर्शित संघर्षी हैं, अनुनासिक वर्ण देखो हैं और पार्श्विक वर्ण हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है पार्श्विक बाद लुंठित है, उच्छिप्त है, अंतस्थ या अर्ध स्वर जो है ये आपके दिए हुए। कुल देखो आपको टोटल भी लिखा हुआ कितना है, 54 लिखा हुआ। लेकिन इससे पहले थोड़ी और भी हम आपसे चर्चा कर लें। देखो ना ये समझ पा रहे हो तो स्पर्श व्यंजन फिर से समझ लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी व्याख्या नहीं लिखी हुई है, आगे चल करके हम उसको भी आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी समझ लीजिएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं भैया। देखो भैया स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। और भैया हिंदी वर्णमाला में का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उसके आगे देखो जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं वो जो है व्यंजन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, समझ लो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है उन्हें भैया उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा है, जिस डा है और ढा है उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं ये भैया। और उसके बाद देखो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, समझ लो अच्छी प्रकार से। अपना सुन लो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के, पुनः सुन ले, जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच का प्रतीत होता है वे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। देखो ये 4 होते हैं केवल, कौन से, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद सुन लो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय रगड़ खाकर मुख से ऊष्मा निकलती है। ये भी ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, कौन से, ह्या, शा, सा, हा, ऊष्म व्यंजन ये है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद भी होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये चर्चा भी हम आगे करेंगे। ये देखो छा, त्रा, ज्या, त्रा, ये लिखे हुए ये कौन से हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। देखो यहीं पे एक और भी बात विशेष बताएं, हम लोग क्या बोलते हैं, छा, लेकिन ये भैया छा नहीं है, इसको हम अलग अलग करके बताएंगे कि ये छा नहीं है। का और सा से जो मिलकर के बना, कैसे इसे हम बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी बताएंगे। त्रा किन वर्णों से बना हुआ है। और आगे देखो इसको हम ज्ञा पढ़ते हैं। देखो भैया ज्ञा ये बिल्कुल है ही नहीं, ये क्या है, ज्या है। पुनः सुन लो ज्या है, इसको भी हम आगे इसके सारे वर्ण खोल करके बताएंगे कि ये किस प्रकार से हम उसका उच्चारण करेंगे, कौन कौन से इसमें वर्ण है। आगे देखो लिखा हुआ है त्रा, तो इनको भी हम अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो इसलिए भैया वीडियो को पूरा देखो और आगे आने वाला भी वीडियो देखो, जिससे आपकी पूरी वर्णमाला जो है अच्छी प्रकार से आपकी तैयार होगी। तो जो ये आप देख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको मिलेगा महेश सूत्र, जो आपके 14 महेश सूत्र आप देख रहे हैं, आ ई उन से लेकर के हल तक, ये जो 14 महेश सूत्र हैं यही संस्कृत की वर्णमाला है। और ये आप लोग सोचते होंगे सर जो है हिंदी का भी दिखाते हैं, बता रहे हैं संस्कृत का तालमेल दोनों का यदि आपका बनता चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसको यदि आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं, यानी कि वर्णमाला आपको अच्छी प्रकार से यदि तैयार होती है तो आप संधि इत्यादि पढ़ने में आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, जो कि आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे आप ही समझ करके देख करके दंग रह जाएंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा जो है हमारे लिए सिद्ध हो गया। क्योंकि जब ये वर्णमाला आपके तैयार होती है तो आपके लिए इसमें से कई प्रकार से घुमा घुमा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्याहार पूछा जाता है और बीच के भी अन्य वर्ण पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। इसलिए जो है
यानी कि संधि इत्यादि आपकी और भी जो समास इत्यादि और भी आगे के जो अन्य विशेष बातें हैं वो भी अच्छी प्रकार से तैयार हों, सरलतम ढंग से और अच्छी प्रकार से तैयार हों। इसलिए जो है हिंदी और संस्कृत दोनों चीज़ों को लेकर के आपके साथ चलता हूँ, जो कि आपको कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, जो ये आपको कहाँ मिलेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा। और ये पूरे माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, इनको हर प्रकार से अच्छी प्रकार से आपको याद ही करना है। वाग्यंत्र या उच्चारणोपयोगी शरीर के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बिना हम अच्छी प्रकार से वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखें फेफड़े, फेफड़े, दूसरा श्वास नली, तीसरा स्वर यंत्र मुख, चौथा स्वर तंत्रिया, अगला है गलबिल, छठा आबिकाकल, सातवां मुख नासिका संधि स्थल, आठवां नासिका विवर, अगला है मुख विवर, 10वां है कौवा, 11वां तालु, अगला दंत, अगला जिह्वा, फिर 14वां ओष्ठ। इनकी सहायता से ही अच्छी प्रकार से ध्वनि निकाल सकते हैं। हाँ देखो यहीं पे एक और बात बताएं, ध्वनि की उत्पत्ति के लिए श्वास सबसे प्रमुख है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। पाणिनि शिक्षा में इसको मारुत कहते हैं, पुनः सुन लीजिएगा, पाणिनि शिक्षा में इसको क्या कहते हैं, मारुत कहा गया है। देखो श्वासी फेफड़ों में उत्पन्न होकर श्वास नालिका से होकर कर्णपिटक में स्वर तंत्रियों, मुख विवर तथा नासिका विवर से निकलता हुआ ध्वनि को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। बस आज यहीं तक। अगले वीडियो में आपको मिलेगा एक एक वर्ण को किस किस प्रकार से बोला जाए और उसके किस किस प्रकार से उनका उच्चारण हो, और उनके विषय में विधिवत चर्चा करेंगे। आज बस यहीं तक।